भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी कर देना। बात करते हैं आज की पहली खबर की, जो कि यहाँ पर है सुमित्रा बहन, जो आती हैं राजगढ़ जिले से। उन्होंने कहा है सुधांशु भैया कि हमारे यहां पर जो है राजगढ़ जिले में पैसा नहीं आ रहा है, केंद्र सरकार के 4500 रुपए नहीं मिल रहे हैं, 3 महीने हो गए हैं। खबर दिखाने की ऑल इंडिया में सुबह 7 बजे में जो है कृपा करें। 7 बजे नहीं, आज शाम के 7 बजे में ही हमने इस खबर को दिखाया है। और आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में आंगनबाड़ी बहनें अपने मानदेय को लेकर के पिछले 3 महीने से परेशान हैं। केंद्र सरकार के मिलने वाले 4500 रुपए वहां पर नहीं आ रहे हैं। बाकी आपको पता है मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में पैसा समय से आ रहा है, जिसके बारे में शाजापुर से बहन जानकारी भेजती रहती हैं, तो उसी का भी जिक्र भी इन्होंने यहां पर किया भी है। अभी बात करते हैं हम अगली एक जानकारी की, जो कि आप देख सकते हैं झारखंड से है। झारखंड और बिहार, इनमें मिनी आंगनबाड़ी और सामान्य आंगनबाड़ी का मानदेय उन दोनों लोगों को बराबर हो गया है। यूपी में कब होगा, ऐसा जो है यूपी से किसी भी बहन का एक ये सवाल है। फिलहाल के लिए इन्होंने अपना नाम या कुछ भी भेजा नहीं है। तो अभी झारखंड का तो आप लोगों ने देखा है, एक प्रारूप तैयार हो गया है झारखंड सरकार की तरफ से, और उसमें कहा गया है कि जो भी मिनी वर्कर हैं उनको अब खत्म करके मेन वर्कर समझा जाएगा। तो बाकी बिहार का इसके बारे में जानकारी नहीं है, ऐसा कोई लेटर भी हमने नहीं देखा। तो झारखंड में हाँ ये प्रावधान जरूर है, लेकिन यूपी में ऐसा कोई अभी प्रावधान नहीं है। मिनी वर्कर अलग हैं, आंगनबाड़ी सेविका अलग हैं, और उनका मानदेय भी अलग है। और अभी एक जैसा कोई भी प्रावधान यूपी में फिलहाल के लिए दूर दूर तक नजर में नहीं आ रहा है, और ना ही इसके लिए कोई ठोस प्रयास भी किए जा रहे हैं। आगे हम बात करते हैं अगली एक जानकारी की। जैसा कि आप देख सकते हैं दीपा गुप्ता बहन आती हैं संभल जिले से, और बहन ने अपने वहां से की जानकारी भेजी है कि प्री प्राइमरी स्कूल के रूप में काम करेंगे आंगनबाड़ी केंद्र। तो आंगनबाड़ी केंद्रों से वहां पर प्री प्राइमरी से जुड़ी हुई कुछ जानकारी आपको बताते हैं। पहली बार आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों को किताबें मुहैया करा रही है सरकार। तो आप देख रहे हैं अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को कुछ ढंग की किताबें दी जा रही हो, लेकिन अभी किताबें मुहैया कराने पर फोकस हो रहा है। और वैसे भी आपको पता है, वैसे किलकारी टाइप का एक किताब चलता था काफी वर्ष पहले, उससे आंगनबाड़ी बहनें पढ़ करके फिर बच्चों को अपना पढ़ाती थी, लेकिन वो बच्चों को देने के लिए नहीं थी। हाँ, वो कलर वाली जो बुक है, वो सब करने वाला, थोड़ा बहुत कार्य वाला, वो समय समय पर मिलता रहा है। तो आइए देखते हैं प्री प्राइमरी को लेकर के अब आगे क्या क्या तैयारियां हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि आयु वर्ग के हिसाब से इस तरह मिलेंगी किताबें। तो शायद आपने कुछ समय पहले देखा भी होगा, तो आयु जैसे कि 3 से 4 साल के जो हैं उनको लाल किताबें मिलेंगी, और 4 से 5 साल वाले उनको हरी, और 5 से जो 6 साल वाले हैं उनको नीली। तो लाल, हरी और नीली, इस तरीके से यहां पर किताबों को अलग अलग जो है बांट दिया गया है। जिसमें श्रेयस कुमार है जिला कार्यक्रम अधिकारी, आइए इनकी तरफ से देखते हैं कि इन्होंने इस मैटर पर क्या कहा है। इनका कहना है कि बुनियादी शिक्षा की नींव और मजबूत करने के लिए प्रदेश सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है, और आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी स्कूल की तर्ज पर संचालित किया जाएगा। पहली बार आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए किताबें भेजी गई हैं, और आंगनबाड़ी केंद्र के बाद सीधे बच्चे कक्षा 1 में दाखिला ले सकेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए आप ये किताबों का भंडारण भी देख सकते हो। आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए आई किताबें, इनको दिखाते बाल विकास पुष्टाहार विभाग के वरिष्ठ लिपिक महोदय। आप देख सकते हैं इस तरह से कितनी ज्यादा किताबें हैं, और जैसा कि मैंने कहा लाल, हरी और नीली, इस तरीके से किताबें वहां पर आई हैं, और कैटेगरी वाइज बच्चों को दी जाएंगी। अब बात करते हैं इस मैटर पर, सुरजीत जो है जी हैं, उनका अलीगढ़ से के आर्टिकल है जागरण में, आइए उस पर फोकस करते हैं। लिखा है बुनियादी शिक्षा की नींव और मजबूत करने के लिए प्रदेश सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों में प्री प्राइमरी स्कूल के रूप में उनको संचालित करने का निर्णय लिया है। और इसके बाद में जो है आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए किताबें सरकार ने भेजी हैं। 21 किताबें मुहैया कराई जाएंगी। कितनी? जिले भर के हर केंद्र को कुल 21 किताबें। अब 3 से लेकर के 6 साल तक के बच्चों के लिए अलग अलग लाल, नीली, पीली किताबें भेजी जाएंगी। आंगनबाड़ी केंद्र पर शिक्षा लेने वाले बच्चे अब सीधे निजी और सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 में वो दाखिला ले सकेंगे। इसके लिए उनको यहां पर तैयार किया जाएगा। तो अब यहां पर कहना है कि जिले के कुल 3039 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, और करीब 3.5 लाख नौनिहाल वहां पर पंजीकृत हैं। अब तक सरकार केंद्रों में वहां पर नौनिहालों को
पोषण देने के साथ ही शारीरिक गतिविधि पर ध्यान देती थी, बच्चों को शिक्षा पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। लेकिन अब प्रदेश सरकार यहां पर शिक्षा पर भी ध्यान दे रही है और प्री प्राइमरी के अंतर्गत जो प्ले ग्रुप की जो पढ़ाई है वो वहां पर किंडरगार्टन की जो कक्षाएं हैं केजी की उनमें संचालित होती हैं। उसी तरह केंद्रों पर नन्हे मुन्ने बच्चों को प्री प्राइमरी के तहत शिक्षा दी जाती है। प्रदेश सरकार ने इसके लिए जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए किताबें भेज दी हैं और यहां पर आप देख सकते हैं 6 साल तक के औसतन 21 बच्चे जो पंजीकृत मानती है सरकार। कितने? 3 से जो 6 साल के बच्चे होते हैं उनकी संख्या कितनी मानी जाती है? उनकी संख्या यहां पर औसतन 21 मानी जाती है। हर केंद्र के लिए शासन स्तर से 21 किताबें ही भेजी गई हैं और 3 से 6 साल तक के जो बच्चे हैं उनके लिए अलग अलग 3 श्रेणियों की किताबें भेजी गई हैं। एक आयु वर्ग के लिए कुल 7 किताबें और जिले में कई आंगनबाड़ी केंद्र ऐसे हैं जिन पर संचालित जो है यानी संचालिका की तैनाती नहीं है। ऐसे विभागीय स्तर पर इन केंद्रों पर दूसरे केंद्र की संचालिकाओं को अतिरिक्त जिम्मेदारियां दे रखी हैं। डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने इस प्रभारी संचालिका को सप्ताह में 3 दिन जो है यहां पर दोनों केंद्र खोलने के निर्देश दिए हैं। तो जिनके पास जो है यहां पर क्या है अतिरिक्त केंद्रों का भार है उन बहनों को सप्ताह में 3-3 दिन के हिसाब से अपना दोनों केंद्रों का संचालन पढ़ाई पठन पाठन के लिए कराना होगा। इस पर भी यहां पर जानकारियां आ रही हैं। अभी फिलहाल के लिए चलते हैं आगे और आपको बता दें दीपा गुप्ता बहन ने जानकारी भेजी थी और अब जो आप देखने जा रहे हैं वो है आपका मध्य प्रदेश में अशोकनगर जिले से आपका ये एक लेटर जो कि पोषण माह जो सितंबर चल रहा है इसके संबंध में रूपरेखा है। तो 1 सितंबर जो कि हो गया उसको आप भूल जाएं, ठीक। अभी 2 सितंबर क्या था वो भी जो आज है और आज का देख लीजिए। अशोकनगर जिले में कन्या विद्यालय में बच्चा और शिक्षा पोषण भी पढ़ाई भी विषय पर जागरूकता कार्यक्रम होने थे और यहां पर आंगनबाड़ी स्तरीय जो गतिविधियां थी वो आयरन जो है यहां पर रिच पोषण प्रसाद और पोषण थाली और यहां पर जो है स्थानीय खाद्य विविधता इन पर जो है चर्चाएं थी। 3 तारीख को कल वर्षा जल संचयन संरचनाओं के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों की पहचान ये परियोजना स्तर की गतिविधियां हैं। वहीं आंगनबाड़ी स्तर की है योग का स्वस्थ जीवन में महत्व और आयरन विटामिन सी युक्त जो पोषण प्रसाद है उसका वितरण। प्रसाद कहो या पदार्थ को जो कहो आप वो समझ सकते हैं। 5 सितंबर महिला एवं स्वास्थ्य विषय पर जो है किसी एक परियोजना में जिला स्तरीय स्वास्थ्य जांच मेले का आयोजन होगा जिसमें आप देख सकते हो आंगनबाड़ी स्तर पर बच्चा और शिक्षा जागरूकता, शालापूर्व शिक्षा गतिविधियां जागरूकता, पोषण शिक्षा जागरूकता और प्राथमिक शिक्षा में नामांकन। साथ ही 6 सितंबर को यहां पर टीएचआर आधारित एवं मोटे अनाज संधारित व्यंजन मेला का आयोजन होगा। शीघ्र पंजीयन, प्रसव पूर्व स्वास्थ्य और पोषण देखभाल, दात्री माताओं का पोषण देखभाल, सर्वोत्तम स्तनपान व्यवहार इन चीजों पर डिस्कस होगा। 7 सितंबर यहां पर जागरूकता पैदा करने के लिए तरीके के रूप में पोषण भी पढ़ाई भी इसमें भाग लेने के लिए माता पिता के साथ में खेल आधारित जो है वो सीखने की वो एक योजना पूरा टाइप का होगा। प्रसव पूर्व पोषण देखभाल होगी, दात्री माताओं के खान पान के प्रति व्यवहार के प्रति जागरूकता होगी, एनीमिया नियंत्रण, खाद्य विविधता होगी। ऐसे ही देखिए यहां पर 8 जो और 9 जो है यानी 8 सितंबर को क्या होगा जिला स्तरीय विद्यालय में लिंग संवेदनशीलता एवं जल संरक्षण एवं प्रबंधन कार्यशाला होगी। 9 तारीख को आपका वही जो है ये सब होगा और उसके अलावा जो है 10 तारीख को ऐसे दे दिया गया है ऊपरी आहार वृद्धि निगरानी सब पर होगा। 12 तारीख को जिला स्तरीय योग शिविर का आयोजन होगा। 13 तारीख को टीएचआर आधारित एवं मोटे अनाज जो है आधारित व्यंजन उनका मेले का आयोजन होगा। 14 तारीख को पारंपरिक पौष्टिक खाद्य पदार्थ जो है यहाँ पर कैटलॉग तैयार होंगे, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ में साझा होंगे। और 15 सितंबर को स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा आयोजन होगा मध्य प्रदेश के अशोकनगर में। और फिर उसके बाद 15, फिर 16, फिर 17, फिर उसके बाद देखिए 19 में क्या होगा जिला स्तरीय पर आंगनबाड़ी केंद्रों का वहां पर निरीक्षण कराया जाएगा। ठीक इस तरीके से ये सब चीजें दे दी गई हैं। और 20 तारीख का टीएचआर आधारित मोटे अनाज पर व्यंजन मेला होगा। 21 तारीख को वही शहर मलिन बस्ती जो भी है उनमें जागरूकता चलाई जाएगी। और 22 तारीख को आपका जिला स्तरीय विद्यालय में लिंग संवेदनशीलता जल संरक्षण प्रबंधन कार्यशाला ये सब चलेगा। तो इस तरीके से कुछ कार्य योजना आई हैं। अभी हम इन कार्य योजनाओं को छोड़ते हैं पीछे और आपको एक और जानकारी से रूबरू करवाते हैं पोषण ट्रैकर में आधार सत्यापन में त्रुटि जो एरर है उसके निराकरण के बारे में। तो ये मैटर काफी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इसके बारे में जानकारी मिलेगी। अब देखिए त्रुटि में क्या है एप्लीकेशन में लाभुक जैसे कि बच्चे, गर्भवती धात्री माताएं, किशोरी इनकी विवरणी जैसे कि नाम, जन्मतिथि इत्यादि का आधार पत्र के अनुसार वर्णित नहीं होना। निराकरण में क्या है लाभुक का आधार पत्र में अद्यतन विवरणी के अनुसार एप्लीकेशन में लाभुक की विवरणी जैसे नाम, जन्मतिथि ये सब एप्लीकेशन में अपडेट करते हुए आधार सत्यापित किया जाना। त्रुटि दूसरी है 0 से 6 वर्ष के आधार जो है वो बच्चों के आधार उनके लिए सत्यापित
सत्यापन के लिए अनुबंध यानी अनुपलब्ध रहने पर बच्चे के आधार पर कॉलम में माता पिता अभिभावक का आधार नंबर वर्णित किया जाना। निराकरण में क्या है, 0 से 6 वर्ष के बच्चों का आधार संख्या अनुपलब्ध पर उनके माता पिता अभिभावक का आधार विवरण संबंधी कॉलम में वर्णित यानी किया जाएगा। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि आधार पत्र के अनुसार ही माता पिता अभिभावक की विवरणी एप्लीकेशन में वर्णित की जाए। साथ ही देखो यहां पर एक त्रुटि है, लाभुक का अद्यतन आधार पत्र विवरणी के अनुसार एप्लीकेशन में लाभुक की विवरणी अद्यतन नहीं होना। तो लाभुक का अद्यतन आधार पत्र के अनुसार एप्लीकेशन में लाभुक की विवरणी जैसे नाम, जन्म तिथि, लिंग इत्यादि को अपडेट करने के उपरांत आधार संख्या वर्णित करते हुए सत्यापन करें। नोट दिया है, विशेष जानकारी तकनीकी के लिए आप जो है अपने जिला समन्वय, जिला परियोजना सहायक, प्रखंड स्तर पर प्रखंड परियोजना समन्वय, इनसे संपर्क कर सकते हैं। और वैसे भी ये तो बाद की बातें हैं, ऑल इंडिया ने सारी चीजें आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझा रखी हैं, कब कैसे क्या करना है वो सब मैंने बता रखा है। तो मुझे नहीं लगता किसी भी बहन को इन कामों में अब जरूरत होगी, सबका सब हो गया होगा। ये कई महीनों पहले से इस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। सोनी कुमारी बहन वैशाली बिहार से आती, उन्होंने वहां से जानकारी भेजी। चंद्रकला बहन अमरोहा से आती, उन्होंने कहा है कि भाई जी आंगनबाड़ी सहायिका हूं और यहां पर ऑनलाइन फॉर्म भरा था 2021 में, और क्या भर्ती रद्द हो गई है? आपने कहा था कि आंगनबाड़ी के लिए इंटर पास लगेगा और मैं 14 साल से सहायिका के पद पर तैनात हूं, आंगनबाड़ी का भी सभी कार्य करती हूं, क्या भाई मेरा प्रमोशन नहीं होगा? देखो यहां पर सीधी भर्ती में आपने अप्लाई किया है तो वो उसकी प्रक्रिया अलग है, प्रमोशन की प्रक्रिया अलग होती है। और सहायिका बहनों के प्रमोशन आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पद पर अभी नहीं हो रहे हैं। भर्ती में भले ही आपको जो छूट मिले या जो भी मिले, जिन चीजों पर भर्ती के टाइम पर जो भी शासनादेश आया था वो सब दिशा निर्देश आपको पूर्ववत दिखाए जा चुके हैं। तो और रही बात भर्ती की, तो भी रद्द वद्द वाला सिस्टम कोई ऑफिशियल आया नहीं लेटर, तो ये नहीं कहा जा सकता कि रद्द है। लेकिन हां आगे क्या हो रहा है, काम जहां पे ठंडा पड़ा है वहीं पर पड़ा है, आगे नहीं बढ़ रहा है। इधर हम बात करते हैं गजला बहन जो हरदोई से आती हैं, इन्होंने अपने वहां से जो कि हरदोई में के आर्टिकल निकला है, गो पूजन के बाद मंत्री ने पूछा सवाल। तो देखिए यहां पर क्या हुआ, कहा कि कितने गोवंश पिछले 2 माह में लाए गए हैं गौशाला में, टैग लगे गोवंश गांव में दिखे तो मानी जाएगी घोर लापरवाही। तो क्लासरूम में सवाल लिखते राज्य मंत्री, आप देख सकते हैं यहां पर बच्चों से कुछ पूछ रहे हैं अपना। तो इस तरह से यहां पर निरीक्षण हरदोई में भी काफी तेजी से चल रहे हैं और कल ये हुए हैं। गौशालाओं का निरीक्षण हो रहा है और जिसके चलते आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी विजिट कर सकते हैं, प्राथमिक विद्यालयों में भी विजिट किया जा सकता है। तो इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है। निरीक्षण के दौरान कुछ इस तरह दिखी रसोईया बहनें, तो पानी वगैरह अपना भर रही थी और देखिएगा यहां पर तो ढंग से यहां पर तैयार है। वैसे आपको पता है जहां जहां जो है हर जगह इस तरह जो है यानी रसोई वाले जो भी कपड़े हैं या सुरक्षा की दृष्टि से, सफाई की दृष्टि से, वो हर जगह मेंटेन नहीं किया जा सकता, लेकिन करना चाहिए, होते नहीं है लोग। अब देखिए मंत्री ने लिखे सवाल, बच्चे ने दिए उसके जवाब। बिजली आपूर्ति मिल रही कम और छुट्टा मवेशी है ये समस्या, इस तरह से उनके सामने समस्याएं भी लोगों ने अपनी अपनी लगाई हैं, यानी उनके सामने रखी हैं। तो बाकी अब देखिए आगे क्या होता है। तो मंत्री महोदय आए थे और यहां पर हरा चारा देखकर मुस्कुराए मंत्री, बोले क्या हर रोज होते हैं ऐसे इंतजाम? तो देखो हर कोई मंत्री भी जानता है और गांव वाला तो सब कुछ जानता है, और मान लीजिए कोई जाने या ना जाने लेकिन ऊपर वाला तो सब जानता है। अब जो गौशालाएं बनी है उनमें केवल जब मंत्री या कोई बड़े बड़े लोग चेक करने के लिए आते हैं तो उसी टाइम पर गौशालाओं में हरा हरा जो घास है वो देखने के लिए मिल जाता है। शायद इसीलिए यहां पर जो मंत्री महोदय हैं वो वहां पर जो है मुस्कुराए हैं और इसीलिए जो उन्होंने पूछा है क्या ये हमेशा हर रोज उनको ऐसे ही मिलता है या फिर आज वो पहुंच गए तब यहां पर डाल दिया गया। तो इस तरीके से ये सब चीजें चलती हैं। और आपको पता है गौशाला के नाम पर काफी भ्रष्टाचारी होती है जगह जगह, जिसमें पैसा तो बहुत आता है लेकिन वो जानवरों के लिए उतना हो नहीं पाता है, मवेशियों के लिए हो नहीं पाता है। अभी फिलहाल के लिए हर जगह भ्रष्टाचारी है। अब देख रहे हैं जागरूकता दिखाएं, अपने मवेशियों को लंपी चर्म रोग से बचाएं। आइए इस पर भी थोड़ा फोकस कर लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हर कोई गांव या शहर जहां कहीं भी है ज्यादातर लोग पशुपालन करते हैं। अब ऐसे में गोवंश की रक्षा के लिए वहां पर देखो कुछ जो रोग या जो है चर्म रोग टाइप का हो जाता है लंपी, उससे कैसे बचाना। इस टाइम पर लंपी रोग काफी जो है यहां पर चर्चाओं में है और बहुत दिक्कतें होती हैं। तो देखो लंपी एक विषाणु जनित चर्म रोग है और पशु को तेज बुखार, आंख, नाक, इससे पानी गिरना और पैरों में सूजन होना, ठीक, और कठोर और चपटी गांठ से शरीर का जो है यहां पर ढक जाना, पशुओं में नेकोटिक घाव, श्वसन और जठरांत्र वगैरह का होना, सांस लेने में कठिनाई, वजन घटना, शरीर कमजोर होना, गर्भपात का दूध कम होना। लंपी का संक्रमण मनुष्यों में नहीं फैलता है, ये इस बात का ध्यान रखना, ठीक। अभी फिलहाल के लिए रोग प्रकोप के समय क्या करें, तो इस जब जो है आपका लंपी चर्म रोग हो जाता है आपके पशु
को, तो निकटतम पशु चिकित्सक अधिकारी को आपको सूचना करनी चाहिए। प्रभावित पशु को स्वस्थ पशुओं से अलग कर देना चाहिए। ये नहीं कि 4-5 आपने पाल रखे हैं अब उसके साथ ही उसको रखो, नहीं, उसको अलग कर दो बिल्कुल उन बाकी जानवरों से, ताकि उनमें वो चर्म रोग ना फैले। ये विषाणु जनित चर्म रोग है। आगे प्रभावित पशु का आवागमन प्रतिबंधित करें और पशुओं को सदैव स्वच्छ पानी पिलाएं और प्रभावित पशुओं को वहां पर उनके दूध को उबाल कर पिए। मच्छर, मक्खी और किलनी आदि से बचाने के लिए जो कीटनाशक टाइप का है ना, उसका प्रयोग करें, और वो भी सावधानी से। अब देखो यहाँ पर बाड़ा हो गया, गौशाला हो गई, खलिहान हो गए, या फिर इनमें जो है फिनाइल, सोडियम या हाइपोक्लोराइट इनका छिड़काव करें। बीमार पशुओं की देखभाल करने के लिए पशुपालक को अन्य पशुओं से दूर भी रखें। ठीक, अब रोग प्रकोप के समय क्या ना करें वो ध्यान रखना है। पशुओं को सार्वजनिक चरागाह के लिए बिल्कुल ना भेजें। पशु मेला और प्रदर्शनी में पशुओं को ना भेजें। पशु के शव को खुले में ना फेंकें। वैज्ञानिक विधि से दफनाएं और बीमार और स्वस्थ पशुओं को एक साथ चारा पानी ना कराएं। प्रभावित पशुओं में यहाँ पर यानी प्रभावित जो क्षेत्र हैं वहां के जो पशु हैं वो खरीद करके वहां से ना लाएं। रोग प्रभावित पशु का दूध बछड़े को ना पिलाएं। इन सब चीजों से आप लोगों को सावधानियां बरतनी है। तो ये रहा पशुपालन विभाग शाहजहांपुर की तरफ से ये एक बहुत ही अच्छा सा आर्टिकल जारी हुआ है, जिससे आप सबको काफी मदद मिल सकती है और सावधानियां आप बरत सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं तक रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सबको आज का ये वीडियो